हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे मेरे इस वीडियो का। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए, तो फिर एट लास्ट मुझे बहुत लेट होने के बाद भी मुझे ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। आप इतने दूर से मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड प्लस आप इतना इनकरेज कर रहे हैं मुझे भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज के वीडियो में हमें करना था चैप्टर 2, दैट इज़ ह्यूमन बॉडी के बारे में। जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है हमें, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ के बारे में। तो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल में, आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। एंड फिर उसके बाद हमने फर्स्ट टू 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ये हमारा सेकेंड पार्ट है, यू कैन से ये थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन को अगर हमने ऐड किया तो इसमें हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन को समझेंगे भी एंड सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं एंड सॉल्व करते हैं। आपका एग्ज़ाम कब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी पोर्शन कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, कभी कभी मेरे वीडियोस लेट हो जाते हैं तो उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हर स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम चल रहा है और मेरी क्लासेस में भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो मुझे कंप्लीट करवाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो होप सो अगर आपका भी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम चल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई एंड चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको बोला है द सेरिब्लम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमें पता है कि सेरिब्लम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट नहीं है। सेरिब्लम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट नहीं है, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, राइट। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बोला है द स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्ट्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है नर्वस आर मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। ये भी सही है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जिसे हम न्यूरॉन सेल्स भी कहते हैं। नंबर 4 में बोला है द मेड्यूला कंट्रोल्स वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि मेड्यूला जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि वॉलेंट्री फंक्शंस नहीं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, आपके हार्ट बीट हो गए, आपके ब्लड सर्कुलेशन हो गए, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा 2 एंड 3 है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट कर लो। इंट्रोडक्शन पार्ट करने के बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आधा इस पेज में है और आधा नेक्स्ट पेज में है। तो पहले हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे बोला है राहुल इज बिटन बाय अ स्नेक। राहुल को स्नेक ने काट लिया है वाइल हाइकिंग एंड हिज फ्रेंड अमन नीड्स टू एक्ट क्विकली। व्हाट शुड ही डू फर्स्ट टू सेव राहुल लाइफ। तो यहाँ पे बोला है राहुल को स्नेक ने काट लिया है हाइकिंग के वक्त में, और उसका जो फ्रेंड अमन है उसे तुरंत कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो मतलब अपने फ्रेंड का जो है वो लाइफ बचा सके, राहुल का। तो उसे क्या करना चाहिए, हमने पहले से ही सुना है या आपने बहुत बार टीवी में देखा है, जब भी किसी को स्नेक्स काटता है तो वो क्या करते हैं, मुंह से उसके खून निकालने की कोशिश करते हैं या जहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्ट सबसे गलत एक्ट है, इससे जहर नहीं निकलता है। समझ में आया। तो उसके बाद तो यहाँ पे तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला है रिमूव द स्नेक वेनम बाय सकिंग इट आउट। जैसे आपने टीवीज में देखा है ना कि वो सक करके मुंह से चूस के निकालते हैं और वो भी बीमार पड़ जाते हैं, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि स्नेक जैसे ही आपको बाइट करता है उसके कुछ सेकंड के बाद भी अगर आप सक कर रहे हैं तो सेकंड तक भी फ्लो जो है आपके ब्लड में वेनम का जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में बोला है टाई टाई अ टाइट बैंडेज अबव द वुंड टू स्लो डाउन द ब्लड फ्लो। जी हाँ, ये कर सकते हैं आप। आपका ब्लड फ्लो को स्लो डाउन करने के लिए आप वहाँ पे एक टाइट बैंडेज बांध दीजिए, ताकि ब्लड जो है वो स्लो डाउन हो जाए और वो ब्रेन तक ना पहुँचे और आपके हार्ट तक ना पहुँचे या पूरे बॉडी तक फ्लो ना हो, मतलब पॉइजन जो है वो पूरे बॉडी में ना फैले।
तो उसके लिए आपको वहाँ पे उसके जस्ट जहाँ पे आपको अगर मान लीजिए हाथों में कहीं पे या पैर में कहीं पे भी अगर वहाँ पे वेनम मतलब इस स्नेक ने काटा है जिसमें जहर है और आपने उसके थोड़े ऊपर तुरंत बैंडेज टाइटली बांध दिया तो ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सी में आपको बोला है अप्लाई आइज डायरेक्टली, सॉरी सी में बोला है अप्लाई आइज डायरेक्टली ऑन द वुंड। तो नहीं, ये कोई चोट नहीं है, ये जहर है, तो इसमें बर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा। अप्लाई सॉल्ट टू द वुंड, नहीं, ये तो जले पे नमक छिड़कने के बराबर हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे आपको एक इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है वायरस प्लेग से होता है, या प्लेग से वायरस, मतलब वायरस से प्लेग होता है। प्लेग इज अ डिजीज, राइट। तो अब दूसरा बोला है बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है एंड फंगस से रिंगवॉर्म होता है। तो इसका आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। तो इसके इनकरेक्ट मैच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा प्लेग। प्लेग इज द इनकरेक्ट मैच। व्हाई? देयर इज अ रीजन। प्लेग आप किसे कहते हैं? प्लेग एक रेबिस की तरह समझ लो कि एक मतलब कीटाणु, मतलब किसी जानवर के थ्रू या किसी भी तरीके से वो आपके बॉडी के अंदर चला गया तो प्लेग। तो प्लेग जो है उस तरीके की बीमारी है। तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया से होती है, वायरस से तो नहीं होती है। वायरस से कौन सी बीमारियां होती है? वायरस से जो आपको मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो वायरस से होती है, राइट। जैसे कि आपका कोरोना आया था तो वो वायरल डिजीज़ था, राइट। तो बैक्टीरिया से प्लेग होती है, मतलब एक मान लो चूहे ने काट दिया तो उससे क्या होगा? प्लेग जैसी बीमारी हो जाएगी। तो आप बोलोगे नहीं मैम रेबीज भी तो होती है ना। तो हाँ, तो ये कीटाणु के मतलब मान लो किसी की दांत के मतलब किसी जंतु की बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेग बोलेंगे। तो ये एक बैक्टीरिया डिजीज है। तो ये ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इनकरेक्ट मैच है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है आपको अ स्मॉल फायर ब्रोक आउट इन द किचन व्हेन ऑयल इन अ हॉट पैन इज poured. What should be the action to put out the fire? तो यहाँ पे बोला है कि अचानक से एक छोटा सा फायर ब्रॉक हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा किचन में काम करते समय या फिर आप शेफ को खाना बनाते हुए देखते हैं तो वो जब पैन को हिलाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा आग लगता है, या दाल को तड़का लगाते समय आग दिखता है, देखो। तो किस वजह से होता है? ऑयल की वजह से होता है। ऑयल जब फायर के कांटेक्ट में होता है और जब उसे ऑक्सीजन की सपोर्ट मिलती है तो वो बर्न होता है, राइट। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो आपको क्या करना चाहिए? कौन सा चीज़ पहले करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग बोलेंगे पानी डालना चाहिए। तो नहीं, पानी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी फायर। ओके, हर आग को बुझाने के लिए पानी काम नहीं करता, क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं जो अगर मतलब फायर के कांटेक्ट में आ गए तो वो क्या करेगा? और भी आग को भड़का देगा। तो इसीलिए फायर हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो तेल में जब मान लो कि तेल की वजह से अगर आग लग रही है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है पोर वाटर ओवर द फायर। तो मैंने अभी आपको बोला कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। कवर द फायर विथ द लीड, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ब्लो एयर टू रिड्यूस द फ्लेम, क्या मुंह से फूकना चाहिए या किसी और चीज़ से फूकना चाहिए ताकि ये कम हो जाए? तो नहीं, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। ओपन ऑल द विंडो फॉर बेटर वेंटिलेशन, तो नहीं, ये भी नहीं है। हमें कौन सा आग को भड़काना है? हमें आग को बंद करना है। कवर द फायर विथ अ लीड, विथ अ लीड का मतलब है कि मान लो कढ़ाई में आग लग गई तो उसके ऊपर ऐसा बड़ा बर्तन डाल दो कि वो आग के कांटेक्ट से बाहर आ जाए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बाहर आ जाए, कट हो जाए ऑक्सीजन का कांटेक्ट, जिसकी वजह से उसका जो फायर है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो उसका भी दम घुट जाएगा, राइट। ये मजाक कर रही हूँ, दम नहीं घुटेगा। जब तक
किसी भी फायर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट मिल रहा है, मतलब वो जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो फायर क्या हो रहा है, भड़क रहा है। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट अगर कट ऑफ कर दे तो क्या हो जाएगा, वो आग जो है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है रिफर टू द वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए एक्स में ये वाला भी डिजीज है, ये वाला भी डिजीज है, राइट। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज हम किसे कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और फिर दिया है एयर बॉर्न डिजीज, मतलब एयर से फैलता है ये डिजीज। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि एयर से फैल रहा है ये डिजीज, है कि नहीं। तो ये डिजीज किससे फैल रहा है, एयर से फैल रहा है, हमें इस चीज का ध्यान देना है। ओके, नाउ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कम्युनिकेबल भी है और एयर से भी फैलता है। निमोनिया, निमोनिया भी एक ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेबल भी है और एयर से भी फैलता है, बट कॉलेरा नहीं। कॉलेरा जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें बोथ ए एंड बी है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अचीवर सेक्शन बहुत बड़ा होता है, इसे अच्छे से समझना पड़ता है ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है रिफर टू द फिगर शोइंग जॉइंट्स लेबल एक्स वाई एंड जेड। मेरी लाइनिंग बहुत उल्टी फुल्टी जा रही है। रिफर टू द गिवन फिगर शोइंग जॉइंट्स लेबल as W, X, Y, Z. Description of these joints are given. One of the descriptions about this joint is incorrectly. Identify the incorrect description and select the statement that accurately correct the mistake. तो आपको accurately correct करना है उसका mistake जो यहाँ पे दिया गया है। तो नंबर W, X, Y and Z ये क्या है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। W जो है ये हिंग जॉइंट है, ठीक है। अब सब अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। देखो बच्चों, बहुत लोगों का ऐसा कमेंट होता है मुझे कि मैम आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करते। तो ये प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम उनके स्टेट के लैंग्वेज की वजह से आपको देखने को मिलता है। देखिए, मेरे स्टेट लैंग्वेज की वजह से आपको इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग लग सकते हैं। सबके एक तरीके की एसेंट हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, समझ के लीजिए। सबसे पहला है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा है पाइवॉइड जॉइंट और चौथा है ग्लीडिंग जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट आपको पता है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन क्या क्या होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यू के बारे में बोला है फाउंड इन द एल्बो एंड नी। ये एल्बो और नी में पाए जाते हैं एंड ये मूवमेंट एक डायरेक्शन में करने में हेल्प करते हैं। तो आप एल्बो और नी को यूज करके देखिए, क्या ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? तो हाँ, ये एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोला है, बाप रे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। फिर आपको बोला गया है कि एक्स जो है ये शोल्डर में पाए जाते हैं एंड हिप में पाए जाते हैं, जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये भी करेक्ट है। वाई को बोला गया है लोकेटेड बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रे, हमारे वर्टिब्रे में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेड जो है वो साइड वेज में टर्न हो सकता है। तो ये भी सही है। नंबर जेड में आपको बोला है प्रेजेंट इन द wrist, present in the wrist and ankle, permits only back and forth motion। तो permits only back and forth motion बोला है, तो उसकी वजह से ग्लीडिंग जॉइंट जो होती है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट तो देती ही हमें, उसके साथ साथ वो हमें साइड टू साइड मूवमेंट भी देती है। ओके, तो यहाँ पे इन द गिवन फिगर जेड को प्रेजेंट किया गया है रिस्ट एंड एंकल के लिए, रिस्ट एंड एंकल के लिए अलाउ बोथ बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट कहा गया है। तो इसका जो
हमें करेक्ट आंसर बताना है कि इनकरेक्ट आंसर बताना है। एक सेकेंड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली करेक्ट द मिस्टेक। तो यहाँ पे Z का बताया है कि पहले हमें इनकरेक्ट बताना है, फिर उसका करेक्ट बताना है। तो मैंने आपको Z में बताया था, रिस्ट और एंकल में पाए हुए जो ग्लीडिंग जॉइंट है, वो ग्लीडिंग जॉइंट ना कि सिर्फ हमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने में इजी हेल्प करते हैं, बल्कि साइड टू साइड मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो Z का पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है और फिर उसे करेक्टली एक्यूरेटली बताया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तब भी आप आगे का पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय द 6 फ्रेंड। 6 फ्रेंड ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। हु अमंग देम हैव बीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से किसका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, हमें वो बताना है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और साथ में समझते जाएंगे। रवि का कहना है कि स्केलेटल मसल्स जो है आर वॉलेंट्री मसल्स। क्या आप मुझे बताइए, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स है क्या? तो यस, स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स है। फिर रिया का कहना है कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट के पास पाए जाते हैं आर फाउंड इन द हार्ट एंड आर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री हम किसे कहते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं बट वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। यस, ये लाइफ टाइम के लिए काम करता है। हमारा हार्ट जो है और उसके जो मसल्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं। फिर अजय का कहना है स्मूथ मसल्स आर स्ट्रिप्ड एंड हेल्प इन द वॉलेंट्री मूवमेंट। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये स्ट्रिप नहीं होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं। तो अजय का स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। अब श्रुति का कहना है टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट अटैच मसल्स टू द बोन। यस, दिस इज ट्रू। टेंडन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो हमारे मसल्स को बोन के साथ अटैच करके रखते हैं। राजू का कहना है बाइसेप एंड ट्राइसेप वर्क अगेंस्ट ईच अदर टू बेंड एंड एक्सटेंड द आर्म। राजू का कहना सही है कि हमारा जो बाइसेप और ट्राइसेप है वो बेंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट में, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी कहते हैं। आकाश का कहना है स्केलेटल मसल आर स्मूथ, स्केलेटल मसल्स आर स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। स्केलेटल मसल्स जो है वो स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री होते हैं नेचर में। तो आकाश का ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आकाश का स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये एक वॉलेंट्री मसल्स है, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं और वो इनवॉलेंट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अजय एंड आकाश की स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है refer to the following chart that shown different part of an eye, unscramble the given letter to find the names of the part of the eye। तो यहाँ पे बोला है unscramble करना है हमें, जो यहाँ पे names दिए गए हैं आई के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ एन आई दिया गया है। तो सबसे पहले हम आई के जो पार्ट्स दिए गए हैं उसे हम अनस्क्रैम्बल कर लेंगे। सॉरी, अनस्क्रैम्बल दिया हुआ है, इसे स्क्रैम्बल कर लेंगे। पहला है लेंस, तो लेंस लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, दूसरा है रेटिना, RETINA, रेटिना। दूसरा है रेटिना। ओके, तीसरा है आयरिश, आयरिश। ठीक है, आपका चौथा है कॉर्निया, सॉरी, कॉर्निया। आपका पांचवा है प्यूपिल, प्यूपिल। आपका सिक्स्थ है स्केलेरा, सॉरी, SCLERA, स्केलेरा।
ठीक है। तो लेंस, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल एंड स्केलेरा, तो इसके फंक्शंस हमें पढ़ने होंगे शायद यहाँ पे। तो नाउ मैच ईच पार्ट ऑफ इट्स करेक्ट फंक्शन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ ताकि आपको इसे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई विद द हेल्प ऑफ मसल्स। कौन ऐसे आई का मसल्स है जो लाइट, कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँखों को कंट्रोल कर सकती है, उसके हिसाब से वो आई मतलब लाइट अब्जॉर्ब करता है। तो ए का ऑप्शन अगर आप इसमें से देखोगे तो वो है नंबर 5, दैट इज आइरिश। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ। फिर बोला है अब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। कौन सा ऐसा पार्ट है आई का जो हार्मफुल यूवी रेज को अब्जॉर्ब करता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 2, दैट इज कॉर्निया। ठीक है। अब डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा ऐसा पार्ट है आँखों का जो लाइट को डिटेक्ट करता है और उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा रेटिना। ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है अंडरगो चेंज इन थिकनेस टू फोकस एंड लाइट ऑफ द रेटिना। कौन सा ऐसा पार्ट है जो थिकनेस और फोकस लाइट के लिए जिम्मेदार है? लेंस जो होता है वो थिकनेस, फोकस लाइट ऑफ रेटिना के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्ट्रक्चर देता है और प्रोटेक्शन देता है आँखों को? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 6, दैट इज द स्कैलेरा। स्कैलेरा प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन हमारे आँखों को। तो यहाँ पे 6 होगा। फिर यहाँ पे बोला है एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ अ आइरिश थ्रू विच लाइट एंटर द आइज। अन ओपनिंग, कौन सी ऐसी ओपनिंग है हमारे आँखों में और इन द सेंटर ओके ऑफ आइरिश जिसके वजह से लाइट एंटर करती है हमारी आँखों में? तो वो है प्यूपिल। ठीक है। तो वो है प्यूपिल। तो यहाँ पे नंबर 4। तो आगे देखते हैं कि ये किस में मैच होता है। 1 का D, 2 का B, 3 का C, 4 का F, 5 का A एंड 6 का E। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है रिफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, स्टडी द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लेबल पार्ट एक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द ईच स्टेटमेंट एज अ ट्रू और फॉल्स। तो हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ब्रेन का इस पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रेन का इस पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं, राइट। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये। तो यहाँ पे बोला गया है एक्स कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। तो हमने मेड्यूला के बारे में पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में सॉल्व किया था कि मेड्यूला जो होती है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करती है, जैसे कि हार्ट बीट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसका आंसर ट्रू होगा, राइट। एक्स इज अ प्राइमरी सेंटर फॉर थिंकिंग, नहीं, एक्स इज नॉट अ प्राइमरी सेंटर फॉर थिंकिंग। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये फॉल्स होगा। ओके। आगे देखते हैं। मेमोरी एंड वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में आपको बोला है एक्स कनेक्ट टू द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड अलाउिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। हाँ, मेड्यूला जो है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब आपके पूरे बॉडी से, और उसे कंट्रोल भी करता है, अलाउिंग कम्युनिकेशन। तो ये जो है ये ट्रू होगा। नंबर 4 में बोला है एक्स रेगुलेट द स्टेप वेक साइकिल एंड अलर्टनेस। तो नहीं, वो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को अलर्ट करता है, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल को अलर्ट करता है और उसके जिम्मेदार होता है वो डेंसी फैलन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जो मैंने बताया था आपको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको नाम और उसका काम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है
Refer to the given flowchart and select the incorrect statement regarding the PQRS. PQRS से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। डिफिशियंसी डिजीज है, यस बोला है। फिर यहाँ पे बोला है कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, नो बोला है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बोला है, नो बोला है। बिकॉज विटामिन्स अलग होता है एंड मिनरल्स अलग होता है, तो कैल्शियम जो है वो मिनरल है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे नो बोला है, ओके। तो कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? कैल्शियम की कमी से घुटने का दर्द होना, घुटनों का तकलीफ होना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोफोरोसिस। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ऑस्टो गलत हो गया, ऑस्टोफोरोसिस, ओके। ऑस्टोफोरोसिस प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर वहाँ पे बोला है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की बीमारी कौन सी होती है? तो वो है बेरी। ये हमने पहले पूरा डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। बेरी जो होती है उसकी वजह से होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है, SCURVY, स्कर्वी होती है। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, RICKETS, रिकेट्स होती है। तो चलिए आगे का हम देखते हैं, आगे क्या बोला है हमें। आगे हमें बोला है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज पी के डिजीज की अगर हम बात करें तो बेरी एक्सपीरियंस नमनेस इन द हैंड एंड द फिट, तो ये सही है। फिर बोला है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज क्यू की बीमारी अगर हम बात करें तो स्कर्वी है। तो ये ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलन जॉइंट्स, ये ट्रू है। अगर आप विटामिन सी कम लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग गम्स रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है विटामिन सी, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ऑफ डिजीज आर बोले तो विटामिन डी दैट इज रिकेट, तो उसे डीम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। डी में बोला है पर्सन सफरिंग फ्रॉम विटामिन एस इज अ कैल्शियम हैज़ वीक बोन्स, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो ये भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो उनको रिकेट्स हो जाता है जिसकी वजह से उनके बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और चिल्ड्रन में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डीम लाइट की जो प्रॉब्लम बताई है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका इनकरेक्ट बट करेक्ट स्टेटमेंट है। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आपका एग्ज़ाम कब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।